नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बात पते की शो में। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे सीट के बारे में जिसका इतिहास, सभ्यता और राजनीति में अहम भूमिका है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने नहीं, मार्क ट्वेन ने कहा है कि बनारस बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना बनारस है हमारा। और इन सभी को मिलाने से जितनी प्राचीनतम हो सकती है या शायद उससे भी दुगना पुराना है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। आज वाराणसी लोकसभा सीट से, जहां से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। बनारस की गलियां अगर बम बम है तो राजनीति में उसकी भी जयकारा अब लगना चालू हो गया है। जो बनारस कभी अपने अध्यात्म, अपने बाबा की नगरी के नाम से जाना जाता है, अब वो देश के प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें गंगा में डुबकी लगाने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल अपने पाप धुलने के साथ साथ दिल्ली के सिंहासन पे काशी के रास्ते तय करना चाहते हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए आशुतोष सर जुड़ रहे हैं। आशुतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। सर, क्या लगता है कि लोकसभा 2024 पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का जिसके खेमे में गया, जिसके झोली में गया, वही दिल्ली के सत्ता पे भी बैठता है। तो पूर्वांचल में खास करके बनारस की जनता क्या कह रही है, वहां का राजनीतिक समीकरण वर्तमान दृष्टि से क्या नजर आ रहा है आपकी दृष्टि से? आश्विन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनारस की बात की आपने, तो अगर हम बनारस की बात करते हैं और भगवान शिव की बात न करें तो बनारस अधूरा रहे। अगर हम बनारस की बात करते हैं, महाभारत की बात न करें तो बनारस अधूरा रहे। बिल्कुल सर। अगर हम बनारस की बात करें, रामायण की बात न करें तो बनारस अधूरा रह जाता है। बिल्कुल सर। बनारस एक शहर नहीं है, बनारस आध्यात्म है। बिल्कुल। बनारस आध्यात्म ही नहीं है, बनारस एक संस्कृति का एक छोटा सा वो पिंजड़ा है, वो घरौंदा है, जिसमें आपको भारतीय दर्शन मिलता है, जिसमें भारतीय आध्यात्म मिलता है, जिसमें भगवान शिव मिलते हैं, जिसमें भीष्म की प्रतिज्ञा। बिल्कुल सर। बनारस एक औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। बनारस के घाटों पर आपको भगवान भोलेनाथ के भक्तों का अद्भुत नजारा भी देखें। बनारस है ही ऐसा। अगर कभी आप गए हैं, दशाश्वमेध घाट पर गए हो, वहां देखें आप जाकर के किस प्रकार वहां भगवान भोलेनाथ की धुन में रंग में रहते हैं। आपको वहां चिलम पीते हुए लोग मिल जाएंगे। आपको बनारस में भगवान भोलेनाथ की भभूत लगाए हुए लोग मिल जाएंगे। बनारस में बनारसी साड़ी पर कारीगरी करते हुए भी लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल सर। और बनारस में भगवान शिव की आराधना करते हुए भी लोग। बनारस है क्या? अगर हम उसको ऐतिहासिक रूप से देखें तो मैंने कहा कि बनारस हमारे भारत की वो समृद्धि है, हमारे भारत का वो अलौकिक रूप है, जिसकी हम लोगों ने कल्पना जो की थी आश्विन, वो केवल और केवल किताबों में। 5,000 साल पुराना बनारस है, जिसकी भगवान शिव ने स्थापना की। महाभारत में बनारस का जिक्र है, रामायण में बनारस का जिक्र है, ऋग्वेद में बनारस का जिक्र है, सप्तपुरियों में बनारस आता है। वर्तमान की राजनीति में भी जिक्र हो गया। और अब राजनीति में जिक्र है। राजनीति में आज जिक्र नहीं है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में बनारस को देखते हैं। मैंने कहा ना, 5,000 साल से लेकर के आप जाएंगे, बनारस में भगवान महावीर का जिक्र है, बनारस में चीनी यात्री हुएनसांग का जिक्र है। उन्होंने बनारस को बताया कि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया तो उस समय वहां पर क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था बनारस, जब अंग्रेजों ने भी इसको औद्योगिक नगर का दर्जा दिया था। बनारस में कारीगरी है, बनारस अपनी शिल्प कला के लिए जाना जाता है, बनारस अपनी पच्चीकारी के लिए जाना जाता है। या फिर मैं ये कहूं कि बनारस अपने आप में, मैंने कहा ना, बनारस की अलौकिकता के बारे में देखिए।
अब अगर हम आते हैं सियासी, तो पूर्वांचल का, जब आप दिल्ली की तरफ पढ़ते हैं तो पूर्वांचल का पहला द्वार जो है वो बनारस है। बनारस बिहार को कनेक्ट करता है, बनारस मिथिला को कनेक्ट करता है। तो जो उसका पूरा भौगोलिक स्वरूप है, आप उस स्वरूप को देखिए ना। और फिर जब हम सियासत की बात करते हैं, देश की आजादी के बाद से बनारस ने हमारे संसद में जो प्रतिनिधित्व किया उसमें बड़े नाम है। उसमें कमलापति त्रिपाठी का नाम है, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम है, उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री का नाम है, उसमें हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन्होंने बनारस को किस रूप में, अब देखिए बनारस में आप जब जाएं, अभी जो वहां पर बना है, वो बनाया, पूरा गलियारा बनाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ पास, जाते एक छटा दिखाई पड़ती है। बनारस एक दिन में नहीं हो गया, संकल्पों से पूरा हुआ। 2014 का जब इलेक्शन हुआ, हम और आप सब लोग उसके साक्षी बने, और उसमें कई बड़े नाम आए जिन्होंने चुनाव लड़ा वहां। और उन लोगों ने चुनाव लड़ा केवल इसलिए नहीं लड़ा कि वो बनारस से लड़ने आए, उन्होंने इसलिए भी लड़ा कि वहां मोदी चुनाव लड़ते। लेकिन चुनाव की परिकल्पना क्या रही? बनारस से लड़ने वाले व्यक्तियों में एक दिल्ली के आपके पूर्व, इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, जी अरविंद जी, मैं केजरीवाल ने भी उस वहां पर सवाल चुनाव को लड़ा। सर आगे जोड़ूंगा, क्योंकि चर्चा हमको लंबी करनी, दर्शकों को एक साथ पत्ते नहीं खोलने सर। आपके अनुभव का हम अपने दर्शकों को फायदा इतनी आसानी से तो नहीं उठाने देंगे सर। ये वर्तमान की स्थिति देखें, आज हम 2024 पे खड़े हैं, देश आजादी और शहर बहुत पुराना है। कहीं ना कहीं जो चाहिए था बनारस को, जिसकी उम्मीद थी, विकास विकास से लेके उसकी सांस्कृतिक धरोहर से लेके, क्या उस पे वर्तमान सरकार या पिछली सरकारें कितना उन कामों को मुकम्मल कर पाई हैं? देखिए आसिन, मैं पहले की तो नहीं जानता हूँ, मैं पहले एक बार बहुत लंबे समय पहले बनारस गया था तो गया, अब मैं हाल फिलहाल नहीं गया हूँ, पिछले 10 साल से मैं बनारस में नहीं गया हूँ। लेकिन जो मैंने सुना है लोगों से, बताया है लोगों ने, अब हम लोग जिस इंटरनेट युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के जिस युग में जी रहे हैं, अभी पिछली बार 3 दिन पहले ही रात में मोदी जब गए और उन्होंने जाकर के एक नया जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज के ऊपर से जाकर के लोगों से मिले और वहां उस ब्रिज पर टहले। और जो अभी काशी विश्वनाथ का दरबार जो धाम है, बहुत से लोग जाते हैं वहां, दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद वहां लौट कर आते हैं। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज होती है, जब एक खूबसूरत इमारत होती है और उसकी फोटो चारों ओर दिखती है, तो हम उससे ये अंदाज लगा लेते हैं कि ये कितनी खूबसूरत हो गया। फेसबुक पर अपना फोटो डालते हैं ना, फेसबुक पर आपसे भले ही आप 10 लोगों से, 5 लोगों से, 50 लोगों से मिले ना हो, लेकिन जब आपकी फोटो पड़ती तो कहते हैं हाँ ये आदमी ठीक है। तो उसी तरीके से बनारस का जो चेहरा आज पिछले 10 साल में निकल करके सामने आया है, तो काम तो हुआ है, और काम ऐसा हुआ है जो अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा हुआ। अब उस काम को और ज्यादा कितना कर सकते लोग, कभी कभी एक, जैसे कांग्रेस की बात की जाए, इस बार जो गठबंधन हुआ है उसके ऊपर भी हम लोग आगे आएंगे। तो अगर विकास की बात अगर की जाए, विकास के मुद्दे पर अगर कोई बात करता है और कहता है कि बनारस में क्या क्या हुआ, तो मुझे लग रहा है कि काम कराने वालों के पास, सत्ता के पास में काम कराना, जो सत्ता ने काम कराया उनके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन विपक्ष के पास में आज के समय में कि ये नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा ऐसी कोई चीज उनके पास में आज के समय में आंकड़ों के साथ होगी जिसमें विपक्ष एक कह सकता है कि ये चीज आप नहीं कर। बिल्कुल सर, वहां की मंदिर बहुत अद्भुत बनी। जुलाई 2022 में मैं खुद गया था, मैं 2013 में उससे पहले गया था, बहुत कुछ बदल गया। एक अनोखा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, बहुत सारे औद्योगिक आ रहे हैं, एयरपोर्ट का बड़ा नया रूप दिया गया। सर, बनारस में प्रधानमंत्री के लड़ने के साथ साथ क्या बाकी सीटों पर कितना असर पड़ता है? बगल में एक मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल हैं, वो भी सीट है, मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है जौनपुर से। इन सीटों पे मोदी के लड़ने से कितना फर्क पड़ता है? और बाकी क्या असर बिहार में भी इसकी राजनीतिक पड़ता है? क्योंकि लगातार आप देखें 2014 से तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां भाजपा नहीं जीतती थी, मिर्जापुर से लेके उधर, तो वहां सब कुछ अब भाजपा के खेमे में है। अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार सांसद भी बन चुकी है बगल की सीट से। कितना असर पड़ता है सर?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप केवल 4 सीटों में बांध कर नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। 2014 से पहले की भाजपा देख लीजिए। अटल जी जब 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उस समय की भाजपा और 2014 के बाद की भाजपा, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पीएम पद का प्रत्याशी 2014 में घोषित किया गया, उस समय उन्होंने बनारस को चुना। उन्होंने कहा कि काशी से मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। उनके ठीक अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने भी ताल ठोकी, कहा बिल्कुल कि मैं सर। चुनाव लड़ूंगा। अब मैं उसी मुद्दे पे आ जाता हूं। पर जी जी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 का जो चुनाव था उसमें मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें वो बहुत ज्यादा आए, लेकिन दो उससे हजार पहले उन्होंने दो सरकार हजार बनाई थी, तेरह में जो नवंबर में कांग्रेस पहली के बार साथ में बनी थी। कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तो वो उस समय जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने यूपी को चुना। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, और 80 लोकसभा सीटों में से जो सबसे ज्यादा जो सीटें जीतता, कहा जाता है कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। बिल्कुल सर। मोदी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने भी यही सोचा कि अगर हम अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को यूपी की किसी सीट से लड़ा देते हैं तो उसका फायदा हमको जबरदस्त मिलेगा। उसमें बात आई कि मोदी प्रयागराज से लड़ सकते हैं, बात आई कि मोदी गौतम बुद्ध नगर से लड़ सकते हैं, बात आई कि मोदी कानपुर से भी लड़ सकते हैं, बात आई कि मोदी लखनऊ से लड़ सकते हैं, कई चीजें सुझाए गए। लेकिन मोदी ने कौन सा चुना? उन्होंने यूपी के आखिरी छोर का एक जिला बनारस चुना, जो भगवान शिव का की भी नगरी है। आध्यात्म रूप से उन्होंने भगवान शिव को जो है एक धार्मिक आस्था वाला शहर चुन लिया। औद्योगिक रूप से बनारसी साड़ियों के लिए, पच्चीकारी के लिए, शिव कला के लिए, तरह तरह के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने उस शहर को चुन लिया। तो उन्होंने आध्यात्मिक शहर भी चुन लिया, उन्होंने औद्योगिक शहर के रूप में बनारस को चुन लिया, उन्होंने यूपी का आखिरी शहर जिससे तुरंत बिहार की सीमा लगना शुरू हो जाती है, उन्होंने उस शहर को भी चुन लिया। दिल्ली के पास में रह करके वो पश्चिम से यूपी को साध सकते थे, और बिहार की सीमा से सटे हुए बनारस को लेकर के वो पूर्व से उत्तर प्रदेश को साध सकते थे। तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने दोनों ओर से उत्तर प्रदेश को एक तरीके से अपने आभा मंडल में ले लिया। गुजरात में उन्होंने काम किया था, गुजरात में उन्हें पता था कि हम जीती जाएंगे, और यूपी में बनारस और यहां से लेकर के उन्होंने जो एक पूरा माहौल बनाया, भारतीय जनता पार्टी की इंजीनियरिंग जो थी वो जबरदस्त थी, बूथ से लेकर बूथ तक जीतने की बात। और अंततः रिजल्ट आपने 2014 का सामने देखा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में 72 सीटें जीतकर लोकसभा में पहुंची, केवल यूपी से। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये 2014 का चुनाव था। 2014 के बाद में जब 2019 का चुनाव आया, उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में अपनी उपलब्धियां गिनाने का समय था। पहला चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, दूसरा चुनाव मोदी के काम पर लड़ा। बिल्कुल सर। और उस काम में रिकॉर्ड दोबारा और ज्यादा बड़ा बना, और बड़ा इतना रिकॉर्ड बना कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब जब अब तीसरा चुनाव होने जा रहा है, पीएम ने एक बार फिर बता दिया है कि वो काशी से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, जो दोनों दल इंडिया गठबंधन के तले हैं। अभी ये तय नहीं है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन संभवतः कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो कि पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, सर मैं कांग्रेस उस में एक चुनाव लड़ेगा। मेरे जहन में एक सवाल है सर। 2019 में अजय राय भी लड़े हैं, समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बात नहीं बत पाई, बीएसपी से एक इंडियन आर्मी से सिपाही खाने पीने को लेकर आरोप लगा के तेज बहादुर ने वहां चुनाव लड़ा, उसके बाद चुनाव लड़ नहीं पाए किसी कारण बस। तब सर सामंजस्य नहीं बैठा। तब जब साथ आया था गठबंधन, तब भी तो असर बनारस पे नहीं पड़ा ना बाकी इलाकों में पड़ा सीटों पे। इस बार भी आएंगे तो कितना असर आप देख रहे हैं क्योंकि मायावती तो इंडिविजुअल अब लड़ेंगी सर। तो जो एनडीए गठबंधन तो बना है, लेकिन बनारस और पूर्वांचल इलाकों में किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मोदी अब काम पे जा रहे हैं। अभी तक वो गुजरात मॉडल के साथ गए, अब काम के बेशक बतौर पत्रकार हम लोग दोनों पक्ष बात करते हैं हम आपको, लेकिन एक ये भी एक फैक्ट है कि बनारस की तस्वीर बदली है सर। भारत की नहीं, पूरी दुनिया की मानचित्र पे उसे अब एक और दूसरे नजरिया से देखा जाने लगा। जो सक्रिय गलियां थी वो सब बदल गए। गठबंधन का कितना असर आपको लग रहा असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन की जब हम बात करें तो हमें आंकड़ों पर भी जाना होगा। मैंने कल की भी चर्चा की, तो उसमें मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोट फीसद था वो 49.6 समथिंग था।
मतलब 49.5 के करीब था। रालोद का जो वोट परसेंट था वो 1.5% है, मतलब 51% के वोट परसेंट में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है। अब सवाल यह है कि 51% में जब आप पहले से ही हो, और उसके बाद भी कहते ना, एक तो मीठा, एक तो गुड़ जो मीठा होता है, और अगर उस गुड़ को चाशनी में डाल दिया जाए तो और मीठा हो जाएगा। जी सर। जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हो, वहां तो जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं पूरा। आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, जो वाराणसी की जो लोकसभा सीट है उसके जो जातीय समीकरण है। बिल्कुल सर। देखिए, लोकसभा की जो सीट है, वो वहां की जो सीट है, सबसे ज्यादा वहां पर कुर्मी समाज के मतदाताओं की स्थिति है। सबसे जी ज्यादा सर। मतदाता जो है वहां पर कुर्मी समाज के हैं। ठीक है। रोहनिया और सेवापुरी में कुर्मी मतदाताओं की संख्या वहां सबसे ज्यादा है। ब्राह्मणों और भूमिहारों की भी संख्या वहां पर ठीक है। इसके अलावा वैश्य है, यादव है, मुस्लिम है, और बाकी की और भी जातियां हैं जो सब जाति है। सबसे बड़ा 3 लाख से ज्यादा जो वहां पर मतदाता है वो गैर यादव है और ओबीसी है। 2 लाख से अधिक जो मतदाता वहां पर है वो कुर्मी जाति का है, और करीब 2 लाख वैश्य वोटर। ये सब जो वोट बैंक माना जाता है, ये सीधे सीधे देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना। यही कारण है कि जब चुनाव लड़ते हैं वो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आती है, तो इस बार जो देखा था आंकड़ा भी जबरदस्त निकल करके आया था। विधानसभा के चुनाव में भी 2-2 लाख से अंतर से विधायकों के जो जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। मोदी और उनके जो विरोधी है उनके बीच का जो आंकड़ा था वो भी बहुत पिछले चुनाव में बहुत जबरदस्त था। सर मैं एक अब चीज इस चुनाव में कहां तक पहुंचेगा, ये आगे हम देखने वाली बात। सर मैं जैसे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, भूमिहार बिहार में और पूर्वांचल में पाए जाते हैं, नीतीश भी आ गए हैं, राजभर भी आ गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा है, बाकी शौर्य प्रसाद मौर्य के जितने विवादित बयान थे, कहीं ना कहीं ये सब जो समीकरण है भाजपा को फेवर की तरफ ही जा रहे हैं सर। क्योंकि ओबीसी जैसे आपने बताया कि यादव हैं, उसके बाद कुर्मी सबसे ज्यादा है, भूमिहार है, ये कहीं ना कहीं तो सर भाजपा को ही तो फायदा करेगा, बेनिफिट करेगा। देखिए, विपक्ष भी जानता है आज इस समय। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी संसद में एक बयान दिया था कि अब की बार 400 पार हो जाएंगे आप लोग। अब ये नहीं पता है कि उन्होंने उसको कटाक्ष किया या क्या क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर के चल रही है। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार। अब वो 400 पार होंगे कहां से? यूपी में अगर मजबूत होंगे, मध्य प्रदेश में मजबूत होंगे, राजस्थान में मजबूत होंगे, हिमाचल प्रदेश में मजबूत होंगे, उत्तराखंड में मजबूत होंगे, तो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनमें मजबूत हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें मजबूत हो जाएंगे। तो स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा गंभीर गंभीर हो जाएगी ना। और वहां जब जो स्थिति पूरी जब कंप्लीट होकर के आएगी, तो निश्चित रूप से यह है कि और ज्यादा मजबूत होकर के स्थिति आएगी, और तभी इनके पास में आंकड़े और ज्यादा पहुंचेंगे। एक चीज और समझना चाहूँ, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है जब चुनाव आता है तब धर्म के आड़ में भाजपा अपने दांव खोलते हैं। जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट के तरफ से बनारस कोर्ट में था, फिर वो हाई कोर्ट तक मामला गया, और जिस तरीके से फैसले आए, वहाँ नीचे तहखाना खोला गया व्यास जी का, वहां पूजा करने की, ये सब पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कहीं उस आरोपों में कितनी सच्चाई है, या ये काम भी जरूरी थे? जिस तरीके से मस्जिद और मंदिर का मामला, सालों से 91 से तो पूजा नहीं हो रही थी सर वहां, अभी जाके पूजा की अनुमति मिली। किस तरीके से इस पूरे समीकरण को, इस सिनेरियो को देख रहे हैं आप? देखिए, अब युद्ध नहीं लड़ा जाता। पहले राजा हुआ करते थे हमारे देश में, रियासतें हुआ करती थी, और हर रियासत का एक अपना राजा हुआ करता था। और राजा जब दूसरे राजा से लड़ने जाते थे वो तलवारें लेकर। अब तलवारें नहीं है। राजा अभी भी है, चुनकर जो जाता है वो राजा ही होता है। अब लड़ाई जो होती है वो बौद्धिक होती है। अब जो लड़ाई होती है वो सोशल मीडिया पर होती है। अब जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक मंचों से होती है। और हम लोग जब चुनाव होता है तो हम लोग लिखते हैं महासमर, रण। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था कि 24 का रण, 24 का महासमर। ठीक है, योद्धा बना देते हैं, आप कभी किसी को तलवार दिखा देते हैं या कभी किसी को दिखा देते हैं। तो आश्विन जो है, जब आप महासमर में आ गए हो तो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति तो योद्धा अपनाते ही है। अब जब तलवारें नहीं है तो क्या होगा? आपकी ओर से जब आपने देखा, इंडिया गठबंधन की ओर से जब बयान दिए गए थे, तो अभी 3 राज्यों 5 राज्यों को जब चुना हुआ, उसमें सनातन पर वार हुआ। मेरा मेरा कहने का मतलब था कि जो चुनाव था उस समय का, जब वो जो पूरा आता है, मैंने आपको वही बात बताई
कि अभी जो 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें सनातन की बात हुई, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के लिए अपशब्द बोले, उसमें स्टालिन समथिंग जो तमिलनाडु से थे, उदय स्टालिन वगैरह, उन्होंने गलत शब्द बोले। खुद राहुल गांधी ने कहा कि मैं धार्मिक नहीं हूं। क्यों था? इशारा था वोट बैंक लेने का, मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए उन्होंने किया। तो आप मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए अपने आप को नास्तिक बता देते हो, ये अपना मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए अपने आप को भगवान राम का भक्त बता देते हैं। तो तलवारों तो दोनों ओर से है, बयानबाजी दोनों ओर से है। उसका लक्ष्य एक ही है और वो है कि वोट किसी तरीके से हासिल किया जाए। तो विपक्ष की ओर से क्या आरोप लगते हैं ये अपने आप में अभी और बढ़ेंगे और आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो माहौल है, रण सज चुका है और उस रण में योद्धा अपनी मैं कहूंगा कि वर्चुअल तलवारें लेकर के तैयार हो गए हैं। वो तलवारें आपको मैदान में देखने को मिलेंगी। 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में आपको चुनौतियां बहुत दिखाई पड़ेंगी। उन चुनौतियों से जो पार पाएगा वो दिल्ली की सत्ता पाएगा, और जो नहीं वो अगले 29 के चुनाव की तैयारी करेगा। सर मेरा दो सवाल बेसिक सा है। राहुल गांधी का एक बयान बहुत वायरल हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो युवक हैं उन नशा करते हैं, नशे के धुत में हैं, उसके बाद बहुत ट्रोल हुए हैं, खास करके युवा जो वर्ग है बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंड किए। इस तरीके से बयान से कहीं ना कहीं युवाओं के बीच से और डिस्कनेक्ट हो रही है। और जबकि प्रधानमंत्री जिस उम्र के प्रणव पे हैं वो हमेशा विजन की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। दोनों की विचारधारा, दोनों की बयानबाजी कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है और जनता भी समझती है। राहुल के उस बयान में क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका कितना लॉस होगा कांग्रेस को? देखिए, मैं किसी भी तरीके के नशे का समर्थन नहीं करता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करता है अगर, तो वो गलत है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आप देखिए, भगवान भोलेनाथ की जो भांग होती है ना, कहते हैं भांग, अगर किसी ने होली और दिवाली पे, आप क्या करते हैं होली पर? ठंडाई बनाते हैं, उसमें भांग डाल देते हैं और सभी लोग उसको आनंद के साथ में पीते हैं। क्या कहते हैं? वो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। लेकिन अगर आप किसी दुकान पर जाकर के भांग का गोला लेने जाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। गांजा, गांजा भी भाई खतरनाक है, ठीक है। लेकिन नागा बाबा, जितने भी, आप किसी नागा बाबा से कह दो गांजा नहीं पियोगे कल से, तो वो आपके ऊपर भाला लेकर के तैयार हो जाएगा कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो हमारा देश जो है वो आस्थाओं का देश है, मान्यताओं का देश है, परंपराओं का देश है। यहाँ हर कदम पर बोली बदल जाती है और हर 4 कदम 4 कोस पर पानी बदल जाता है। तो यहाँ मान्यताएं बदल जाती हैं। आप धर्म के ऊपर अगर घात करेंगे, आप आस्था के ऊपर अगर प्रहार करेंगे, तो कोई छोड़ता नहीं है। उस जगह पर लोगों के मन की जो आस्था है वो उबाल ली जाती है। फिर वो चुनाव के समय ही चाहे क्यों ना हो, इस तरीके के बयान जो होते हैं वो लोगों की जब आस्था पर चोट करते हैं तो वो वोट की चोट से बदला लेते हैं, जवाब देते हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कुछ नेताओं के, राजनेताओं के मन का जो मैल है वो तो बिल्कुल अभी साफ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार वो बोल जाते हैं। क्या सर आपको लगता है मन का मैल नहीं साफ हुआ? गंगा माँ जो बनारस की कितनी साफ हो गई, और प्रधानमंत्री का जो विजन है, कब तक हम आप गंगा को जो जिसके लिए जानी जाती थी उस रूप में कब देख पाएंगे? नितिन गडकरी ने बहुत सारे योजनाएं चलाए हैं, स्ट्रीमर, आप बंगाल की खाड़ी तक जा सकते हैं, आप मिर्जापुर चुनार होते हुए इलाहाबाद भी जा सकते हैं। ये पूरे गंगा के मिशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले की अपेक्षा, आपकी अपेक्षा में आपकी बातचीत होती होगी लोगों से, वहां से किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस विजन को सर? देखिए, गंगा के जो काम हो रहा है सफाई पर, नदियों की सफाई पर, पहले दिन से, अब आज से काम नहीं हो रहा है, इसको सालों गुजर गए हैं। और ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, जबरदस्त काम हुआ है। अगर आप घाटों को देखें, मैं खुद फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ और फर्रुखाबाद में हमने देखा है वहां पर काफी काम हुआ है। नाले जो गिरते थे उनको शोधन का काम शुरू कराया गया, ठीक है। उसी तरीके से कानपुर में ट्रेनरी, जितनी ट्रेनरीज हुआ करती थी उनको रोका गया, उनके यहाँ शोधन का काम हुआ। इटावा में हुआ, कई जगह हुआ। इटावा में यमुना नदी के पास से जाते थे, काला पानी था, अब उस तरीके का वो नहीं रहा है। आगरा में काम हुआ, आगरा में नदियों की तलहटी को जो है कुछ सकरा करके, खुदाई करके, बालू निकाल के वहां भी थोड़ा बहुत सही किया गया। तो काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप आज साफ करते हो, पीछे से दोबारा दूसरे लोग आ भी जाते हैं। सफाई का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठाता है तो आप कहते हो कि ढोंग कर रहा है। तो हम संदेश दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आम जनता की है।
तो हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे घर में नाला है, हमारे घर की नाली का पानी अगर सीधे जाकर के गंगा नदी में गिर रहा है, तो हम एक गड्ढा क्यों नहीं खोदते हैं? उस पानी को वहां जब कीचड़ जमा हो जाएगा उसके बाद का साफ पानी चला जाएगा। करना किसको पड़ेगा? कुछ तो आपको भी करना होगा। हम सरकारों को दोष देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब हम सुधर जाएंगे तो हमारा पड़ोस सुधर जाएगा, और जब हमारा पड़ोस सुधर जाएगा हमारा गांव सुधर जाएगा। जब हमारा गांव सुधर जाएगा तब हमारा शहर सुधर जाएगा। शहर सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा, और प्रदेश सुधरेगा तो ये देश सुधरेगा। बिल्कुल सर, देश सुधरना भी चाहिए, तरक्की भी करना चाहिए। क्या लगता है 2024 में किन बड़े मुद्दों के साथ, खास करके देश का चुनाव तो होगा, लेकिन जो अलग अलग जनपद है, अलग अलग प्रदेश है, उनकी भी समस्याएं हैं, क्या अहम मुद्दा बनारस या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लुभाने की भी कोशिश करेंगी, कुछ पूरा करने का वादा करेंगी? क्या मुद्दे लग रहे हैं सर? देखिए, मैं और किसी दूसरे जिले के और दूसरे प्रदेश की बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप बनारस की बात करते हैं तो बनारस में कोई मुद्दा नहीं रहने वाला है। बनारस में पीएम बना आदर्श होने वाला है, और बनारस में ये देखना होगा कि विपक्ष कहां तक कितनी मजबूती के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी मजबूती के साथ में लड़ सकता है, ये देखना। एक और भी लग रहा हो कि जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, ऐसे कौन से सवाल थे या कौन से ऐसे आंकड़े आप साझा करना चाहते हैं, तो आप साझा जरूर करें। देखिए, साझना करने के लिए क्या, जब आप किसी के ऊपर चर्चा करना चाहते हो तो फिर तो लंबी चर्चा होती है, आप 2 घंटे तक बात करते रहो। चर्चा का कोई सीमित समय नहीं होता। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से भी कि बनारस अगर आप उसको समझना चाहते हैं, बनारस को पास से महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार जाएं जरूर। बनारस की तुलना करें पिछले 10 साल वाले बनारस से, बनारस की तुलना करें पिछले 20 साल वाले बनारस से, बनारस की तुलना करें पिछले 70 साल वाले बनारस। हमारे देश की आजादी से आज तक कितना बनारस बदला है, उससे तुलना करें। हर व्यक्ति तुलना करे और ये तय करे कि क्या वास्तविकता में वहां पर काम हुआ। और बनारस केवल काम के लिए ही नहीं जाए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भी जाए। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है अपने नए और भव्य स्वरूप में बहुत अच्छा है, अलौकिक है, और लोगों को बुला रहा है। अब तो ज्ञान वापी भी, वहां पर भी मंदिर में पूजा की व्यवस्था हो गई है, तो वहां भी लोगों को जाना चाहिए, अपने आराध्य के दर्शन करने चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव आएंगे, राजनीतिक दल आते हैं, आएंगे, लोग चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, लेकिन हमारी आस्था, हमारी मान्यताएं, हमारा धर्म ये बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो हम है, और धर्म है तो ये देश है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, चर्चा पे बातचीत की। बनारस भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई एक ऐसा शहर, एक ऐसा प्रांगण है जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति, दशाश्वमेध घाट के शाम 7 बजे गंगा आरती, 80 घाट पे गंगा की आस्था की डुबकी, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जयकारा लगाते हुए जब उन भोले भक्त निकलते हैं तो नजारा देखने बनता है। साथ में गलियां हर कुछ आपको सिखाती है। जिस गली में जाएंगे एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन 2024 के चुनावी समर में किसकी राजनीतिक नैया पार होगी बनारस से, ये देखना दिलचस्प होगा। और बाकी कल हम एक नए लोकसभा सीट, नए शहर के साथ आप सबके साथ जुड़ेंगे। आज हमें और हमारे सर आशुतोष सर को दे इजाजत। सर बहुत बहुत धन्यवाद।